अभी दिख रहा हूँ, एक बार बता देना आप लोग प्लीज़। हेलो, आवाज़ आ रही है? मैं विजिबल हूँ? अब ठीक है। एम आई ऑडिबल? चलो ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। स्टे मोटिवेटेड, हेलो शुभम वर्मा। अरे थोड़ा सा ना इशू हो गया था इसलिए दिक्कत हो गया। स्वीटी चौधरी, हेलो हेलो, ठीक है, चलो बढ़िया है। आ जाओ सारे लोग आ जाओ, एक बार शेयर कर दो। केशव यादव, नमस्ते नमस्ते। आ जाओ सब लोग, आ जाओ लाइव, आ जाओ, एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। आज बहुत ज़्यादा इशू हो गया, आज कहीं बाहर चला गया था जिस वजह से आज आप लोगों की क्लास जो है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, डिलेड हो गया। इसके लिए आप लोगों से बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और मैं लाइव आ चुका था अभी, लेकिन वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से शायद आप लोगों को विजिबल नहीं था, जैसा मुझे लग रहा है। तो आई होप अब सब कुछ ठीक है एकदम चंगासी। फिर से क्या हो गया, रिट्राई। चलिए ठीक है, तो अब हम चलते हैं फिर से अपने, जैसा कि आप लोगों को बता रखा है मैंने कि हम इलेक्ट्रिसिटी का जनाजा निकालेंगे। तो एक बार मुझे इसको सही कर लेने दो, आज क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस में। और आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बोर्ड्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज की क्लास में जो है इलेक्ट्रिसिटी का हम जनाजा निकालने वाले हैं, मतलब उसको पूरा ही कवर करने वाले, बढ़िया तरीके से पूरा पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लो। और हम चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो आप लोगों को जैसा पता है वही घिसा पिटा बात मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये अपना पहला चैनल है जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और डायनो साइंस 2.0 को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके ऊपर भी मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स आप लोगों को नए नए लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, आगे की तरफ चलते हैं अब हम। तो आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा ही हम कवर करेंगे, तो थोड़ा जो है हम सब कुछ जान लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया शुभम, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो अब हम जो है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हम क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, उसके लिए कोई वो वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस तो हम इतने सारे कर रखे हैं हमने ऑलरेडी कि इतना सारा मतलब कुछ छूटेगा ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी का। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और इन्जॉय भी करो यार। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में जो है मैं 4-5 चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में नॉर्मली बताता हूँ स्टूडेंट्स को, आप लोगों को भी यहाँ पे बता रहा हूँ। और इसके अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी नाम सुनते ही आप लोगों को 3-4 चीज़ें याद आती है। सबसे पहले क्या है, एक होता है चार्ज, दूसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, करंट के बारे में। देखो मैं पहले बता दूं, इसके बारे में हम डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे, डिफिनेशन वगैरह उस तरीके से जितना आप लोगों का काम है। ठीक है, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ में ही रेसिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम तड़ाके वाले लेके आया हूँ, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और मुझे आशा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पहले से ही मेरे साथ कर रहे होंगे ना, पढ़ाई कर रहे होंगे, उनके लिए मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो लगभग 80% क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ ना, उसमें से 80% क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने कंडीशन दिया है कि जो मेरे साथ पढ़ते थे पहले से, या फिर जो मतलब पूरे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे खत्म किया है हमारे साथ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करके, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 80% प्लस क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व कर देंगे। कोई एक आध क्वेश्चन ही ऐसा होगा जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाएगी, जिस वजह से आप उसको नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको भी हम आसानी से ट्रिक के साथ हम उसको करने वाले हैं, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे लंबा चैप्टर था, इसके बाद में एक क्या बोलते हैं उसको, लाइट वाला है। तो ये दोनों थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो इसको हमने 4-5 दिन में ख़त्म किया है। तो मेरा यकीन करो बाकी चैप्टर्स और इजी हैं, और 2-3 दिन बहुत हो गया काफ़ी चैप्टर को, तो 1 महीना हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, आगे चलते हैं अब हम। तो चार्ज की बात करूँ तो चार्ज का कोई उस दिन करण पूछ रहा था मेरे से कि चार्ज को लिखेंगे क्या। तो चार्ज नॉर्मली ये होता है
कि कोई सा भी क्या होता है, एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल्स होता है। ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को कि चार्ज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लस वाला और एक होता है माइनस वाला। आपको पता है कि प्लस किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन, एटम जो होता है वो बना हुआ होता है किसके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इन तीन चीजों से मिलकर हमारा एटम बनता है, जिसके अंदर प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा होता है, न्यूट्रॉन को कैसा होता है, जीरो चार्ज होता है उसके ऊपर, न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक, सिंपल बात है। तो हमें इससे भी मतलब नहीं है, हमें इससे भी मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। इसके ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.66 इंटू 10⁻⁴ कितना होता है बताओ जरा जल्दी से, किसी को पता है, जल्दी से बताओ। 1.66 इंटू 10⁻⁴ माइनस कितना होगा, चलो यहाँ तक बता दिया मैंने। चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैं, -19, -18, -21 और +19। ABCD कौन सा होगा सही बताओ जल्दी। 1.66 इंटू 10⁻⁴, अच्छा ये माइनस का लगता है, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस का लगेगा। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻, मुझे नहीं पता कितना होता है, माइनस के साथ क्या होता है ये मुझे नहीं पता, आप बताओ। ऑप्शन दे रखा है मैंने ABCD, कौन सा सही होगा जल्दी से। बिल्कुल ग्रंथ बंसल, यूपी बोर्ड का भी करा देंगे, 16 से स्टार्ट है, फेब से। अच्छा 9 नहीं है, -19, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ग्रंथ बंसल का सही है, स्टे मोटिवेटेड, स्वीति चौधरी सबका सही है, बहुत बढ़िया। -19 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -19, और प्रोटॉन के भी ऊपर होता है यही चार्ज होता है, बस आगे में प्लस और माइनस लग जाता है। इससे हमें अगेन कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो चार्ज दो तरीके को होते हैं जनरली, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होता है प्रोटॉन के ऊपर और नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सिंपल बात है, क्लियर है। चलो इसके बाद मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स का, पार्टिकल का सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, पार्टिकल उसका भी एटम के जो पार्टिकल्स है ना उसको सब एटम बोलते हैं हम। सब एटम 3 होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसकी वजह से क्या करता है, इसको यदि आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना, किसी फील्ड में रखोगे तो ये क्या करता है, कोई फील्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अगेन मैंने बोला था कि आपके फील्ड का ये नहीं है, आपको थोड़ा सा बस जानना है इसके बारे में। तो ये जो जब भी किसी चार्ज को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो क्या करता है, वो फोर्स, उसके ऊपर फोर्स लगता है, फोर्स वो फील करता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। वो एक तरीके का प्रॉपर्टी होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि ये आप लोगों के काम का नहीं है, बस इतना समझो, चार्ज जो होता है प्लस माइनस है। आप लोग देखोगे बुक में भी ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है आपके 10th क्लास के बुक में, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, सबका सही है, -19, ठीक है। हाँ शुभम वर्मा का भी सही है, केशव यादव का भी सही है, ग्रंथ बंसल का भी सही है, स्वीटी चौधरी का भी सही है, सबका सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये याद है। तो आप लोग अब याद रखना कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ये वाला, ये सबको याद रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें काम आएगा ये। तो सिंपल बात है, चार्ज वही होता है इस तरीके से। इसको मैं कर रहा हूं इरेज, हम एक एक करके पढ़ेंगे। अरे कहाँ चला गया, ये देखो, चलो देखो, अभी हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। चार्ज का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, देख लेना, जिसको पढ़ना हो लर्न करना हो कर लेना, ठीक है। चार्ज दो तरीके के होते हैं, बता दिया मैंने सब कुछ अभी आपको। अच्छा, इसके अलावा चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। मतलब मान लो कि कोई ये प्लेट रखा हुआ है, इस प्लेट के ऊपर कितना, मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन रह सकता है क्या, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कभी सुना है? या तो सुना होगा 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, यही होते हैं ना। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.35 इलेक्ट्रॉन, ऐसा सुना है कभी? कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। इसको बोलते क्वांटाइज्ड होना, मतलब ये जो है क्वांटाइज्ड रहता है। मतलब ये किस में रहता है बताता हूं, देखो ये किस में, नेचुरल नंबर के फॉर्म में होता है, प्राकृतिक संख्या के फॉर्म में होता है। मतलब यहाँ पे n रहेगा, n क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, सॉरी 14 लिख दिया, 4 5 6, इसी तरीके से एंड तक। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, ये ई क्या है, ई है आपका ऊपर चार्ज लिखा 1.66, अभी पढ़ा है आपने, 10 के पावर -19। अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना आप, ठीक है, सॉल्व करते टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, NE, जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है, ये होता है, ये आप लोगों को पता है। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू है चार्ज। चार्ज को नापा जाता है किसमें, SI यूनिट बोलते हैं, SI यूनिट, SI मात्रक। SI मात्रक चार्ज का क्या होता है, चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं, आवेश। SI यूनिट का मतलब इसका, उसको नापते किसमें, SI यूनिट का मतलब होता है उसको नापा किस चीज में जाता है। तो SI यूनिट क्या होता है इसका, इसको कूलम में नापा जाता है,
ठीक है, जो भी है कुलम, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुलम होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। चार्ज का फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, आप Q इक्वल्स टू होता है NE। किसी को पूरा फॉर्मूला का लिस्ट यदि चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मांग लेना तो एक बार मैं दे दूंगा, क्योंकि पहले मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। तो जुड़ के एक बार चाहिए तो मांग लेना वो वाला, तो पूरा फॉर्मूला का मैं लिस्ट दे दूंगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो Q इक्वल्स टू NE, ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ, ये आपको याद करने की जरूरत है। स्टे मोटिवेटेड का क्या एम्पियर होगा भाई, एम्पियर थोड़ी होता है चार्ज का, चार्ज का होता है कुलम, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। सिंपल सी बातें हैं। चार्ज जिसके दो भाई हैं, मतलब 3 बेटे हैं, एक तो नालायक निकल गया न्यूट्रॉन, जिसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। 2 बेटे हैं, एक प्लस मतलब एक बढ़िया चीज़ में चला गया, बढ़िया फील्ड में, पॉजिटिव फील्ड में चला गया, और एक जो है निगेटिव, ठीक है, ये भी नालायक ही है, मतलब निगेटिव है, ठीक है। 3 बेटे थे, एक तो पूरा जीरो ही है बिल्कुल, एक अच्छा लाइन में चला गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, और एक है क्या, चोर डाकू, वो भी कमा ही रहा है लेकिन चोर डाकू गलत तरीके से। इसके अलावा फॉर्मूला आपका होगा Q इक्वल्स टू NE, ठीक है, सिंपल है। N क्यों लगाया हमने, क्योंकि N जो होता है, चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर पता है आपको, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1.5 नहीं होगा, मतलब 1.5 नहीं होगा, 2, 2.5 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, ये जो है ये नहीं हो सकता है। अरे यार, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, करंट का पूछ रहे हो, करंट का नहीं पूछ रहा, अभी चार्ज ही पढ़ा रहा हूँ, चार्ज के बाद पढ़ाऊंगा करंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, Q इक्वल्स टू NE, अभी काम आएगा, जस्ट सिंपल बात है। आगे चले, चलो इसको कर देते रहा, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, और आप लोग को तैयार रहना पड़ेगा। मैं 2 घंटे का क्लास लूंगा, क्योंकि जैसे पूरा चैप्टर यदि कवर करेंगे तो टाइम तो लगेगा ना यार, हम तो रिविजन करते हैं 1 घंटे ले लेके टाइम, ठीक है। तो पूरा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप लोग एकदम कमर बंद लो, बोतल वोटल पानी वानी का लेके रख लो, मैं भी रख के बैठा हूँ, और शांति से पढ़ो, एकदम मस्त पेपर आ गया है, मेहनत करो बढ़िया दबा के। चलो अब हम बात करते हैं किसका, स्क्रीनशॉट ले लेना, बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऑप्शन है यार, वीडियो है अवेलेबल है। चलिए अब हम बात करते हैं किसका, करंट का। चार्ज की बात होगी, चार्ज का फॉर्मूला भी पता चल गया, Q इक्वल्स टू होता है NE, क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, करंट की। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। कई कई जगह पे इलेक्ट्रॉन के जगह पे आप चार्ज भी लिख सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, सिंपल बात, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये वाला, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, मतलब कोई तार है, इसके अंदर से करंट किस स्पीड से, किस तेजी से, मतलब किस दर से जा रहा है, किस दर से एक जगह से दूसरी जगह पास हो रहा है, उसी को हम करंट बोलते हैं। ये तार है, तार के अंदर से करंट यहाँ से यहाँ जाएगा ना, हालांकि जाता नहीं है, ठीक है, बताऊंगा क्यों, ये डीप वाला थोड़ा सा है, बस इतना समझो कि करंट यदि यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह यदि जाता है ना, किस टाइम से जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, करंट, सिंपल बोलते हैं करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने की दर को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है, सिंपल बात है। तो करंट को हम लोग किसको, इसका करंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, करंट हर जगह तो लिखेंगे नहीं फॉर्मूला वगैरह में, तो करंट को शॉर्ट फॉर्म में I से लिखते हैं, ठीक है, I से करंट को लिखते हैं। हाँ, वो फॉर्मूला बुक में नहीं है, पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, जरूरी है, ठीक है। चलो तो I, करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, करंट को डिनोट करते हैं I से। अच्छा, इसका SI यूनिट क्या होता है, कमेंट कर सकते हो आप लोग, SI यूनिट बताओ जल्दी से, थोड़ा सा ना आप लोग भी इंगेज रहा करो, कुछ कुछ जैसे बातें होती है ना उसको बताया करो मुझे भी, मैं भी जब पूछता हूँ ना तो थोड़ा सा इससे होगा ना, कॉपी पे तो लिखते नहीं होगे, मुझे तो पता है, तो इस पर ही कम से कम टाइप करके ही लिख लो कि हाँ क्या होता है, तो इससे ना प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ऐसा यूनिट क्या होता है आप बताओगे अभी। इसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करेंट। तो करेंट का फॉर्मूला देखो, इसका आपके डेफिनेशन से ही पता लग जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज। चार्ज को हम किससे, Q से डिनोट करते हैं, Q अपॉन में T, मतलब किसी चार्ज का, कोई चार्ज जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने में का जो इसका समय लगता है ना, जो इसका रेट है, जिस रेट से, जिस दर से ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसी को हम करंट बोलते हैं, सिंपल बात है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, I इक्वल्स टू Q बाई T। हाँ, आंसर आने लग गया, स्टे मोटिवेटेड,
ग्रंथ बंसल, स्वीटी चौधरी, सबका एम्पियर। ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर एम्पियर है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? अब आप लोग बोलोगे और मैं मना कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग को पढ़ा रखा है और आप लोग को आता है, तो इस बात को तो मैं डिनाई नहीं कर सकता। तो एम्पियर, ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। और इसने स्टे मोटिवेटेड ने फॉर्मूला बता दिया। केशव यादव का भी सही है, एम्पियर। स्टे मोटिवेटेड I = Q/T, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला I = Q/T। तो आपके खेमे में अब दूसरा फॉर्मूला भी शामिल हो गया, Q = NE के साथ साथ अब I बराबर क्या हो गया? Q/T। ये भी याद रखना है, ठीक है। और करंट को शॉर्ट फॉर्म में I से लिखते हैं। डेफिनेशन इसका ये हो गया, ऐसा यूनिट इसका एम्पियर होता है और फॉर्मूला ये होता है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है डिफाइन 1 एम्पियर। इसका आंसर किसी को आता है तो बता सकते हो, नहीं तो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, ठीक है। डिफाइन 1 एम्पियर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये वाला भी आप लोग को आता है तो बताओ, नहीं तो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। पहले तो समझो करंट क्या होता है। क्या आपको करंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया क्या होता है? चलो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं अब हम, जहां पे मैं बताऊं आपको। देखो नॉर्मली क्या होता है कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर की तरफ किधर भी डायरेक्शन में किधर भी वेले होते हैं कंडक्टर में। मैंने बताया था कि कंडक्टर में वेले इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब वेले होते हैं। कोई इधर भाग रहा है गंजेड़ी सा, कोई इधर दारू पीने वाला जा रहा है, कोई इधर, है ना, यही होता है। हाँ मैं लिख देता हूँ, ये लो। Q = क्या होता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? Q = NE पढ़ा है और I = क्या पढ़ा है? Q/T। ये दो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। दो फॉर्मूला जल्दी जल्दी याद कर लो। याद क्या करना है, इसको याद कर लो जल्दी से, ठीक है। अब बाकी फॉर्मूले का लिस्ट तो मैं दे ही दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब ये जो है वेले लोग जो है फालतू से लोग, वो क्या थे, इनका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं था। कोई दारू पी रहा है पार्क में लेट के, कोई पी रहा है रोड पर बैठ के, सबका डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। फिर क्या करते हैं हम, फिर क्या होता है उस पार्क के अंदर जहाँ पे वो गजेड़ी भंगेड़ी लोग होते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, भंगेरी मतलब होता है जो भांग पीते हैं, ठीक है, भांग गांजा ये सब नशा जो करते हैं। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस PD, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को हम क्या कर देते हैं इसमें ऐड करते हैं। सपोज करो यहाँ पे कोई गजेड़ी भंगेड़ी वाला है, ये क्या करेगा, पुलिस वाले आ गए। अब पुलिस वाले आते ही क्या होते हैं, ये सब के सब एक डायरेक्शन में भागना स्टार्ट हो जाते हैं। रोड यही है ना, एक चौड़ा सा रोड है, कोई किधर भी जा रहा है, लेकिन सब किधर की तरफ, सबका डायरेक्शन सेम हो जाएगा। सबका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अगेन मैं बता रहा हूं ये कन्वेक्शनल करंट है। कौन सा करंट है? कन्वेक्शनल करंट। हालांकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर, इधर से इधर की तरफ होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अभी मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था, तो बस समझो इतना कि क्या हो गया। पुलिस वाले आए, पुलिस वाले मतलब यानी आपने बैटरी लगा दिया उसके अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट। बताऊंगा पुलिस डिपार्टमेंट क्या होता है, करंट के बारे में पता चल गया। तो ये जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब जो करंट, अभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन अब किसके आने की वजह से, बैटरी के लगने की वजह से करंट क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ धक्का मारा, धक्का ही समझ लो, एक जगह से इसको क्या किया, दूसरे जगह पहुंचा दिया इसने। किसने? इन पुलिस वालों ने। इसका नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसको सिंपली आप बोल सकते हो वोल्टेज। क्या बोल सकते हो? वोल्टेज। हिंदी में इसको विभवांतर बोला जाता है, ठीक है। चलो हाँ, इसका आंसर भी आ गया है। 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम्ब, ठीक है, बढ़िया है। स्टे मोटिवेटेड। करण का आंसर एकदम बहुत बढ़िया, सही है, एकदम बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे वेले थे, इधर उधर चल रहे थे, हमने वहाँ पे क्या हुआ, पुलिस वाले की एंट्री होती है। पुलिस वाले की एंट्री होते ही क्या हो जाते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक डायरेक्शन में यदि भागना स्टार्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के चलने को ही तो हम करंट बोलते हैं। चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह बहना, एक जगह से दूसरी जगह चलना, उसी को तो हम करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। हम यहाँ पे आई लिख देते हैं, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। सिंपल बात है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो पुलिस वाले हैं, इनका नाम क्या है, इनका दूसरा नाम भी है वोल्टेज, ठीक है। इसको वोल्टेज भी बोला जाता है, विभवांतर हिंदी में बोलते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, जो प्यारा नाम लगे, जो क्यूट सा नाम लगे, वो आप लोग रख सकते हो। इसका पोटेंशियल डिफरेंस रखो या फिर वोल्टेज। तो मैं वो बताऊंगा आपको कि यही रखो आप लोग याद, ठीक है। हाँ, करंट हमेशा उल्टा फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है ना। तो ये निगेटिव वाले तरफ से निकलेगा ना भाई, पॉजिटिव वाले तरफ से थोड़ी निकलेगा। बताओ जरा, पॉजिटिव में तो ये तो निगेटिव चार्ज होती है, प्लस वाले की तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगा, चिपक जाएगा, निकलेगा तो नहीं है। लेकिन ये हम कन्वेक्शनली पढ़ते आ रहे थे पहले। इसका खोज, इलेक्ट्रॉन का जो खोज है ना, वो बहुत बाद में हुआ है। करंट का खोज बहुत पहले हो चुका था, ठीक है।
तो इसलिए जो है हम अब आजकल एक कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट यहाँ से इस साइड से फ्लो होता है, सिंपल बात है, लेकिन हम मान के चलते कि करंट इधर से इधर जा रहा है, सिंपल, प्लस से माइनस, ऐसा मान के चलते, ठीक है। फ्लो ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है, ये भी चाहिए। ग्रंथ बंसल ऑलवेज उल्टा, हाँ ठीक है। अरे किसने बोल दिया रोल नंबर नहीं मिलेगा? अरे दे देते हैं, टीचर्स लोग उतने वो नहीं होते भाई, वो भी चाहते हैं कि तुम लोग का, वो नहीं चाहते कि तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो कभी, ठीक है, मिल जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ लेकिन होमवर्क वगैरह करके जाओ, जितना हो सकता है उतना तो करो, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी अच्छा खासा, ठीक है, तो वो करके जाओ। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को पता लग गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज क्या होता है, ये तो मैंने बस समझाया। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में, अब थोड़ा सा है ना तरीके से, ये पूरा ही मिट जाता है यार। चलो, Q इक्वस टू NE, इतनी बार लिख दूंगा ना किसी ने सोची ना होगी। I इक्वस टू क्या होता है, Q/T, यहाँ तक पता है। चलो अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे सही है शुभम, बढ़िया है तुम्हारा भी। यहाँ पे मैं बात करता हूँ वोल्टेज, अभी वोल्टेज पढ़ रहे थे। वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के ले जाता है ना यहाँ से यहाँ तक, हालांकि धक्का नहीं मारता, वो पोटेंशियल की वजह से होता है, डिफरेंस की वजह से होता है, लेकिन मान के चलो फिलहाल के लिए इतना, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई है यहाँ पे तो बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। A unit of the rate of electron flow of current is an electric conductor। नहीं स्वीटी, तुम्हारा गलत है थोड़ा सा, मैं अभी बताऊंगा, 1 एम्पियर को डिफाइन करूंगा, अभी अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है, आपका गलत है। ग्रंथ बंसल, ओके ठीक है। इसका बताओ वोल्टेज क्या होता है, देखो आसानी से बताता हूँ। वर्क डन इन मूविंग, पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझना। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 point to another is called voltage। अरे भाई साहब, अभी जब ये तो समझ में नहीं आया होगा, ये तो याद ही करना पड़ेगा, रट लेना, लेकिन मैं बताता हूँ। बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है। मान लेते हैं कि किसी तार के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, फिलहाल के लिए समझो कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इधर घूम रहा था। हमने क्या किया, यहाँ पे पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने क्या किया, डंडा बजाना स्टार्ट किया। पुलिस वालों ने मेहनत किया ना, पुलिस वालों ने कुछ काम किया, किसके ऊपर, इसको, इस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में पुलिस वाले ने जितना काम किया, उस काम को जो हम क्या बोलते हैं, उस काम को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप बोल सकते हो वोल्टेज। नहीं आया समझ में? मतलब पुलिस वाले ने जो काम किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है कि एक चार्ज को, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम किया जा गया है पुलिस वाले के द्वारा, मतलब उस बैटरी के द्वारा या फिर किसी भी चीज के द्वारा, एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जितना काम किया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। मतलब वोल्टेज क्या होता है, काम किया गया, किसके ऊपर काम किया गया, चार्ज के ऊपर ना, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज बोलो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, ये क्या होता है, ये होता है कि किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो काम किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। समझ में आया? स्टे मोटिवेटेड, V इक्वल्स टू W/Q, वर्क डन अपॉन चार्ज, बहुत बढ़िया। ग्रंथ बंसल, I अपॉन में R, ये आगे है। ग्रंथ बंसल अभी पढ़ेंगे, ठीक है, एक तरीके से पढ़ो। एक फॉर्मूला ये भी है, V इक्वल्स टू W/Q। तो आपके खेमे में एक नया फॉर्मूला शामिल हो गया है, V इक्वल्स टू W/Q। आराम से 8-10 फॉर्मूले होंगे, बढ़िया से रट लेना है उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे एकदम पूरा समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर तरीके से, ठीक है। तो वोल्टेज के बारे में समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो एक बार जल्दी से। लाइव वालों के पास तो ऑप्शन है ना कि जो दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हो आप लोग, बाकी जो वीडियो देखेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा ये रहेगा कि कमेंट करेंगे, फिर बाद में कभी होगा तो वीडियो बनेगी, तो आप लोग के पास ऑप्शन है, आप लोग बता सकते हो। किसी को समझ में नहीं आया तो वो भी बता दो, आ गया तो वो भी बता दो एक बार, तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ, तब तक के लिए फिलहाल के लिए रफ कर दूँ, बताओ जल्दी से आप लोग। तो आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए, Q इक्वल्स टू NE, I इक्वल्स टू Q/T और V इक्वल्स टू W/Q। ये 3 फॉर्मूले अभी तक फिलहाल हमने पढ़ लिए हैं। हाँ रटो मत, ठीक है, बस इतना बता दो समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला वोल्टेज समझाने का तरीका समझ कैसा लगा आप लोग को?
कितना स्टार रेटिंग देना चाहोगे, बताओ जल्दी से। समझ में आया तो बता दो एक बार, हाँ ना बता दो। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, स्वीटी चौधरी, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। एक बार और बताऊं, वोल्टेज, वोल्टेज वो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को या फिर किसी भी चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कुछ न, अरे तुम इस बोतल को मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाने में जो मेरे हाथ ने काम किया है इसके ऊपर, उसी काम को हम वोल्टेज बोलते हैं। इतना समझो, सिंपल सी बात है। धन्यवाद, 5 स्टार। देखो इधर, एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो भी वर्क डन आपने किया है, आपने नहीं मतलब जो बैटरी ने जो वर्क डन किया है उसी को हम वोल्टेज बोलते हैं। सिंपल। अब इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, यही, वोल्टेज बराबर वर्क डन, काम किया गया किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उसी को हम वोल्टेज बोलते हैं। सिंपल बात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। तो अरे याद करना, लिख लेना है, 2-4 बार जैसे लिखोगे ना मेरे साथ साथ लिखते चलोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। और V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है आपको। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। एक ओम्स नाम के बाबा थे, उन्होंने कुछ बता दिया। क्या बता दिया? उन्होंने बता दिया कि वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। ठीक है, उन्होंने बस इतना बता दिया। चलो स्वीटी चौधरी, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो, तो बाबा थे एक, ओम बाबा ने बताया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। उन्होंने जो बताया वो लिख देता हूँ। ओम्स लॉ पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन करंट flowing through a conductor is directly proportional to applied across its ends। ये आलतू फालतू समझ में नहीं आएगा अभी आप लोग को, मैं बता रहा हूँ कैसे। अरे कितना, अरे थैंक यू, इतने ज़्यादा स्टार। कैसे अभी अब समझ में आया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। स्टे मोटिवेटेड, किसका स्टेटमेंट दूँ भाई, ये तो देता रहा हूँ। एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाई, जो भी लिखा हुआ पढ़ लो। इसमें समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। बाबा ने बताया था कि यदि वोल्टेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। ये क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब समानुपाती का मतलब क्या होता है, यदि वोल्टेज बढ़ाओगे आप तो करंट भी बढ़ेगा। सपोज करो कि छोटा सा बैटरी होता है आपके पास, जो नॉर्मल आप प्रोजेक्ट वगैरह में जो यूज करते हो, कौन सा बैटरी होता है नॉर्मल, या फिर निप्पो का बैटरी जो दुकान में मिलता है, उसका वोल्टेज क्या होता है, बहुत कम होता है। वोल्टेज क्या होता है, बहुत कम होता है। तो क्या उसमें करंट लगता है आपको, करंट भी कम ही होता है उसके अंदर। जरा ये सॉकेट जो है उसमें अंगुली डाल के देखना, जरा डालना मत भाई। उसका क्या है, उसके अंदर वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है, 220 वोल्ट का होता है ये। वो जो बैटरी था वो कितना का होता है, 6 वोल्ट का, 7 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, ऐसे होता है। और ये जो सॉकेट है इसके अंदर कितना है, 220 वोल्ट है। तो इसके अंदर करंट भी उतना ही तगड़ा लगता है। मतलब एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, मतलब समानुपाती का मतलब यही होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा ही घटेगा। सिंपल बात। अच्छा, कभी वो ट्रेन वाला जो होता है, जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं जिसमें 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, ये सब जो लिखा हुआ होता है, मतलब वोल्टेज क्या है, बहुत ज़्यादा है, 11,000 वोल्ट, और वहाँ पे लिखा रहता है डेंजर। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट भी क्या होगा वहाँ पे, बहुत भयंकर तरीके से होगा वहाँ पे। तो बाबा का बस कहना इतना ही था। बाबा ने बस इतना ही बोला क्या, कि वोल्टेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे प्रोपोर्शनल होता है भाई, एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, सिंपल बात।
तो बाबा ने क्या बताया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, एक बात याद रखना। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा ये अच्छा लग रहा है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छा लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पे मैं बराबर कर दूं, V बराबर कर दूं, V बराबर I कर दूं, अच्छा लग रहा है ना? अब फॉर्मूला भी बन जाएगा एक बढ़िया, मजा आ जाएगा। लेकिन जब उसको हटाओगे तो उसके जगह पे एक क्या आता है, पेनल्टी देनी पड़ती है, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं हम। ठीक है, तो एक फलाना आदमी को ये क्या करता है, अपनी जगह पे एडजस्ट कर देता है इधर कि भाई तू थोड़ी देर यहाँ पे रह जा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, V इक्वल्स टू RI या फिर IR बोल सकते हो आप, जो भी बोल सकते हो वो बोल देना। यही होता है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार बता दो क्या दिक्कत है, कहानी समझ में आए, मैं उसको पूरा क्लियर करूंगा फिर से आगे। तो V इक्वल्स टू, एक और फॉर्मूला आपके खेमे में शामिल हो गया, V इक्वल्स टू IR, यही होता है हमारा ओम्स लॉ। इसके अंदर V क्या है, V है वोल्टेज। अच्छा मैंने आप लोगों को वोल्टेज का एसआई यूनिट नहीं बताया। वोल्टेज का एसआई यूनिट होता है वोल्ट, मतलब वोल्टेज को वोल्ट में नापा जाता है, जैसे 11,000 वोल्ट, 6 वोल्ट, 220 वोल्ट, है ना? तो वोल्टेज को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को आप लोग किसमें, वोल्ट में नापते हैं। सिंपल बात है, ये तो याद हो जाएगा सबको। तो फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल्स टू IR। यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, I है करंट, अभी पढ़ा था जस्ट, और वोल्टेज के बारे में पढ़ा था, V से वोल्टेज। R क्या होता है, R होता है हमारा रेसिस्टेंस, एक प्रॉपर्टी होता है रेसिस्ट करने की, करंट को रेसिस्ट करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ रेसिस्टेंस के बारे में। क्या इतना आपको क्लियर है ओम्स लॉ के बारे में? ओम्स लॉ के बारे में क्लियर है इतना? चलो यहाँ पे बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे ओम्स लॉ का एक ग्राफ भी पूछ लेता है कभी कभी। तो देखो V इज इक्वल्स टू IR, R तो मरा हुआ है ऑलरेडी, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो किसी और के जगह पे है, तो इसके बारे में ग्राफ नहीं बनाएंगे हम। किसके बीच में बनाएंगे, ये तो कांस्टेंट है, तो ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा, V और I के बीच में। आप चाहो तो I को नीचे लिख दो, V को ऊपर लिख दो, कोई इशू नहीं है। ये होता है हमारा x एक्सिस, ये होता है हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा 0, इधर हो गया 1 2 3 4, इधर हो गया 1 2 3 4 5, है ना? इस तरीके से यही होता है ग्राफ, इसी तरीके से बनाते हो। अब बताओ करंट को, यदि आप वोल्टेज को बढ़ाओगे ना, वोल्टेज यदि 1 तो करंट भी मान लो, करंट इतना है सपोज करो, ठीक है, वोल्टेज इतना दिया तो करंट इतना लगा आपको। वोल्टेज यदि आपने 3 कर दिया तो ये भी क्या होता है, ये भी बढ़ जाएगा। ऐसे इसको किया, ये भी बढ़ जाएगा। आप देख रहे हो कि ये कौन सा, कहाँ पे मिल रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। सबका आंसर सही है, वेरी गुड। कांस्टेंट होता है, स्टे मोटिवेटेड, ठीक है ठीक है। V इक्वल्स टू IR, रेसिस्टेंस। हाँ, रेसिस्टेंस और रेसिस्टर में क्या डिफरेंस है ये बताता हूँ मैं, अभी जब चलेंगे आगे बता दूंगा। सिंपल, तो जितना V बढ़ रहा है उतना I बढ़ रहा है, इसलिए कैसा होगा, ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। तो ओम्स लॉ का ग्राफ बनाने के लिए बोले ना, तो उसके लिए आपको ऑप्शन देगा ऐसे 0.5 वोल्ट के ऊपर। चलो एक क्वेश्चन ही करा दूंगा इसके ऊपर, है ना, कल कराऊंगा इसके ऊपर, ओम्स लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन कल करा दूंगा, एक क्लास और रहेगी, ठीक है, उसके अंदर हम सब डिस्कस कर लेंगे। तो ये था आपका क्या, ओम्स लॉ। और यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था R के बारे में। R क्या है, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि करंट को रोकने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। द एबिलिटी टू रेसिस्ट करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। सिंपल सी बात है, ऐसे लिख सकते हो आप। इसके अलावा मैं बात करूं रेसिस्टेंस, अच्छा एक होता है रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर होता है जैसे आपका होगा बल्ब, फैन, टीवी, टोस्टर, जो भी है घर के अंदर, एसी, है ना, हीटर, ठीक है। तो ये जितने भी चीजें हैं ना, जो भी ये, इन सब डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टर बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, करंट को रोकने की कैपेसिटी होती है। ये करंट को रोकते हैं और कंज्यूम करके लाइट, हीट जो भी देना होता है वो काम करते हैं। तो रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर एक डिवाइस होता है जिसके अंदर क्या होता है, रेसिस्ट करने की एबिलिटी होती है। सिंपल बात है, मतलब जितने भी मशीन्स हैं ना, डिवाइसेस वगैरह हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं, उनको हम रेसिस्टर बोलते हैं। बिल्कुल होगा शुभम, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, आपको पढ़ाऊंगा। Q इक्वल टू NE के ऊपर एक क्वेश्चन ला रखा है मैंने ऑलरेडी, अभी मैं कराने वाला हूँ आपको, ठीक है, डोंट वरी। हालांकि पूछते नहीं, एक बार पूछा गया था, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलो, तो ये हो गया रेसिस्टर। और रेसिस्टेंस की बात करता हूँ। रेसिस्टेंस ये एक प्रॉपर्टी होता है, इट इज ए प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये रेसिस्टर की प्रॉपर्टी होती है। रेसिस्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, उसको रेसिस्ट करता है करंट को, उसी को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, जिसको डिनोट करते हैं किससे? आर से। रेसिस्टेंस को शॉर्ट फॉर्म में हम आर से लिखते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है, अब ओम बाबा ने खोज किया तो इसका एसआई यूनिट होता है ओम। वो वाला ओम नहीं, ये नाम ही है उसका ओम, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, तो ये भी क्या होता है? ओम ही होता है, इसी का सिंबल होता है। यदि ये नहीं लिख पाते तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप ये भी लिख सकते हो। रेसिस्टर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक डिवाइस, वेरी गुड, ठीक है। कोई सा भी डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को रेसिस्ट करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट चार्जेज को रेसिस्ट करता है, करंट को रेसिस्ट करता है, उसको रेसिस्टर बोलते हैं, जो डिवाइस होता है। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। सिंपल बात है। हाँ, इसका भी सही है, स्टे मोटिवेटेड ओम, ठीक है। तो आर का भी आपको पता चलेगा कि ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ओम होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसा कुछ होता है। क्लियर है आप लोग को? तो V इक्वल्स टू आई आर। चलिए आगे चलें। अब थोड़ा सा कम्बिनेशन के बारे में जान लें या आगे बढ़ूं? आप लोग बता दो तो उस हिसाब से। कम्बिनेशन देखो बता देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा, देखो जान लो। कहाँ गया? Q इक्वल्स टू एन ई, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, एक और था V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स बाबा ने बताया था। इसके बाद जो रेसिस्टेंस होता है ना, इसको हम कम्बिनेशन, मतलब जब वायरिंग करते हैं ना, तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, जनरली तीन तरीके से करते हैं। एक होता है सीरीज कम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल कम्बिनेशन, और तीसरा होता है, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, और इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम करके बोलते हैं, कुछ ऐसा ही होता है, मुझे नहीं याद है अच्छे से, ठीक है। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, देख लेने का। एक होता है मिक्स्ड, जिसमें क्या हो, सीरीज वाले भी हो और पैरेलल वाले भी हो। अब सीरीज पैरेलल क्या रट रहा हूं मैं, देखो इधर सीरीज पैरेलल क्या होता है। जब इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टर होते हैं वो एक लाइन में यदि दिख रहे हैं आपको, एकदम सीरीज में दिख रहे हैं, एक लाइन से सीरीज में, एक लाइन में, इस तरीके के उसको बोलते हैं क्या? सीरीज बोलते हैं। पैरेलल की बात करूं, इसको क्या बोलोगे आप? ये हो गया आपका पैरेलल कम्बिनेशन। कौन सा कम्बिनेशन? पैरेलल कम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कम्बिनेशन में इसके दोनों एंड जो होते हैं वो डायरेक्ट बैटरी से जुड़े हुए होते हैं। सीरीज कम्बिनेशन में डायरेक्ट बैटरी से नहीं जुड़े हुए होते हैं, सिंपल बात है। स्विच लगा लेना अपने उस हिसाब से, ठीक है। चलो, रेसिस्टर इज अ डिवाइस विच हैज द एबिलिटी टू रेसिस्ट करेंट, सिंपल, ठीक है। तो अब देखो, मान लो इसकी वैल्यू है R1, इसका रेसिस्टेंस की कैपेसिटी है R1, इसका कैपेसिटी है R2, इसका कैपेसिटी है R3। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा सीरीज के केस में? तो सीरीज के केस में फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपली जोड़ देना, यदि सीरीज में है टोटल निकालने के लिए बोलो तो सीधे जोड़ दो, सिंपल, बात खत्म। तो एक नया फॉर्मूला आपके खेमे में शामिल हो गया, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस, ठीक है, जितने भी हो। यदि इसके अंदर है, यदि पैरेलल के अंदर की बात करो तो R1 इसका R2 इसका R3 इसका R4 है ना, इस तरीके से। तो ये भी जुड़ेगा लेकिन 1 अपॉन में जुड़ेगा। RP रेसिस्टेंस पैरेलल का टोटल कितना होगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। देखो इसमें मैं पूरा आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ एक तरीके से। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है ना क्लासेस के अंदर, वो सारा क्या हो जाएगा, अब रिकॉल हो जाएगा एक बार। तो जरूर से इसको एक बार शेयर कर दो, अच्छा लग रहा हो तो। लाइव ज़्यादा लोग नहीं है, थोड़ा सा देख लो एक बार, ठीक है। चलो आगे चलें। इसके बाद इसको रफ कर दूं, समझ में आ गया? तो ये फार्मूला आपको, इतने फार्मूले भी आपको याद करने हैं। इसके अलावा पावर वगैरह के बारे में जब हम जानेंगे, अब एक क्लास और लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पावर के बारे में कभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोग को इसके ऊपर इतना जितना पढ़ाया अभी, इसके रिलेटेड मैं अभी आप लोग को क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो तैयार हो आप लोग? चलिए अब आप लोग की बारी है। अब आप लोग जो है यहाँ पे देखो इधर, और सुबह में वो क्वेश्चन करा दूंगा पक्का, ठीक है। Q बराबर एनी वाला जो कह रहे थे, ये इसके अंदर है, अभी हम करेंगे। चलो अब आप लोग बताओ, दो वायर है, ठीक है। एक का नाम है X वायर और दूसरे का नाम है Y, ठीक है। जल्दी से जवाब देना जिसको आता हो। विच आउट ऑफ द टू वायर्स, ठीक है, जो दो वायर्स आपको दिए गए हैं नीचे, विच वन हैज ग्रेटर रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, X का कि Y का? चलो इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ हल्का सा, इधर एक टॉपिक छूट गया। ये जो R होता है ना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर?
आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। आर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और जब इसको कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये एक फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये भी याद कर लेना, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब आई होप ये तो मैंने बता ही दिया है, तो अब आप लोग आई होप बना सकते हो ये वाला क्वेश्चन। बनेगा तो जल्दी बताओ किसका रेसिस्टेंस हाई होगा, एक्स का कि वाई का, बताओ जल्दी। रेसिस्टेंस किसका हाई होगा, एक्स का कि वाई का, बताओ जल्दी बताओ। इसका लेंथ दे रखा है आपको L और इसका लेंथ दे रखा है आपको 2L। Y का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, स्टे मोटिवेटेड। करण जी का कहना है Y का ज़्यादा होगा, ठीक है। देखते हैं बाकी लोग, शुभम वर्मा का भी Y, और बाकी का शोर होगा। बाकी लोग बताओ, कोशिश करो। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन भी दे दिया इसने तो, करण ने। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब आपको पता है कि वायर एक्स की बात करता हूं मैं, यदि एक्स वाले वायर की, एक्स वायर, वी नो दैट ऐसे लिखोगे, वी नो दैट, जैसे फॉर लेंदी क्वेश्चन है। मैं तो यहाँ पे बस आपको समझाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे होता है। हम जानते हैं कि क्या आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। तो एक्स वाले वायर के लिए कितना हो जाएगा रेसिस्टेंस, एक्स वाले वायर की बात करूँ तो आर एक्स, यदि रेसिस्टेंस मुझे एक्स वायर का निकालना है तो ये जगह रो, सेम ही वायर है, सेम मटेरियल का वायर बना हुआ है तो रो तो सेम ही रहेगा, मटेरियल ऑफ मीडियम, तो ये तो सेम ही रहेगा। एल लेंथ किसका, एक्स का, और एरिया किसका, एरिया भी एक्स का। एरिया चेंज नहीं हो रहा है, आप लोग देख रहे हो, एरिया सेम ही है, ए ही एरिया है, इसका भी एरिया ए है, तो ए भी सेम ही है, तो इसलिए एक्स वाई कुछ नहीं लिखेंगे, ए। स्वीटी चौधरी का भी वाई, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके से यदि मैं आर वाई की बात करूँ, रेसिस्टेंस ऑफ वाई का, तो रो एल वाई अपॉन में ए वाई, या फिर कुछ भी लिख दो, ए तो सेम है ना, इसका भी ए, वाई वाले का भी एरिया ए है और एक्स वाले का भी एरिया ए ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। अब आर एक्स बताओ, आर एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा, रो एल बाई ए, ये तो यही है, ठीक है। अच्छा आर वाई की जगह पे कितना हो जाएगा, एल के जगह पे कितना है, 2L है ना, एल के जगह पे कितना है, 2L है ना, लेंथ बड़ा है, तो आर वाई का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, या फिर ऐसे लिख लो, रो इंटू 2L बाई ए। 2 को बाहर करोगे तो कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 2 रो एल बाई ए। अब आप लोग देखोगे कि रो एल बाई ए को क्या बोलते हैं हम, रो एल बाई ए को क्या बोलते हैं हम, आर एक्स। तो आर वाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा आर एक्स, मतलब आर वाई किसका ज़्यादा है, रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा है, वाई का रेसिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, किसके, वाई के, एक्स के तुलना में वाई का रेसिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। या फिर सिंपली आप लोग कह सकते हो जैसा करण बता रहा है, हाँ सबका सही है, केशव यादव का भी सही है, स्वीटी चौधरी का भी सही है, शुभम वर्मा का भी सही है, करण का भी सही है, बहुत बढ़िया। आज प्रिंस गायब है, प्रिंस नहीं दिख रहा। चलो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो डायरेक्टली बता सकते होते आप ये तो बस समझाने का तरीका था, बनाने का कैसे बनाना है। लेकिन नॉर्मली यदि कोई आपको ऐसे पूछे तो ओरली बता सकते हो, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। भाई साहब जिसका लेंथ बढ़ेगा उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो लेंथ किसका ज़्यादा है, वाई वाले का रेसिस्टेंस लेंथ ज़्यादा है, दूरी किसकी ज़्यादा, मतलब उसकी लंबाई किसकी ज़्यादा है, वाई वाले का, तो उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। कोई बोलेगा क्यों ज़्यादा होगा, तो बोलोगे डायरेक्ट ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये समानुपाती है, इसलिए इसका डायरेक्टली ये जो है डायरेक्ट दोगुना हो जाएगा, सिंपल बात है। इतना कर सकते, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं था, लिखने का ज़रूरत है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ कि कोई ऐसे पूछे तो डायरेक्टली बता सकते हो आप। ये बनाओ जल्दी से, क्यू बराबर एन ई वाला फॉर्मूला भी बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद, नहीं नेक्स्ट नहीं है, अभी है टाइम थोड़ा सा। अबे कहाँ गया, आया तो था, हाँ ये वाला है, ठीक है करेंगे अभी हम, बस 1-2 क्वेश्चन है, हाँ 2 क्वेश्चन है, उसके बाद मैं कराता हूँ। कोई है इसको करने के लिए, देखो एक तार है, ओहो एक क्या है, एक है तार, ठीक है,
क्या है, एक है तार जिसका रेसिस्टेंस कितना है, इसका रेसिस्टेंस है 9 ओम, पर ए 9 ओम रेसिस्टेंस इज कट इनटू 3 इक्वल। इसको हमने क्या किया, 3 भाग में काट दिया, इधर इक्वल इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 पार्ट्स में। तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका 3 ओम, इसका 3 ओम और इसका 3 ओम। कोई भी रेसिस्टर है उसको हमने क्या किया, 3 भाग में काट दिया। 9 ओम का था तो 3 ओम इसका, 3 ओम इसका, 3 ओम इसका। या फिर नॉर्मली ऐसा नहीं समझ में आएगा। रेसिस्टेंस है ऐसे, एक बड़ा सा रेसिस्टेंस है कितने ओम का, 9 ओम का। इसको हमने 3 भाग में काट दिया, एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तीनों इक्वल इक्वल पार्ट्स हैं, तो इसका भी 3 ओम हो जाएगा, इसका भी 3 ओम हो जाएगा और इसका भी 3 ओम हो जाएगा। सिंपल बात है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, साइड वाले को इरेज कर देता हूँ। समझ में आया। अब एक 9 ओम का रेसिस्टर है, उसको 3 भाग में कट कर दिया। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने पैरेलल में जोड़ दिया है। 9 ओम रेसिस्टेंस इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। अब उसको हमने क्या किया है, पैरेलल में जोड़ दिया है। कैसे जोड़ दिया है, पैरेलल में जोड़ दिया है। ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया, ये लो, यही तो करते थे। स्विच भी लगा दिया, एमीटर वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो, मर्जी हो तो करंट लगा दो, यहाँ पे वोल्टेज लगा दो, यहाँ पे स्विच लिख दो, की लिख दो। ठीक है, इस सबसे मतलब ही नहीं है। ये देखो आंसर भी आने लग गया, शुभम वर्मा का 1 ओम, वेरी गुड। इसका आंसर कितना, 3, इसका 3 ओम है, इसका भी कितना है, 3 ओम है और इसका भी 3 ओम है। आपको पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा ये बताओ आप लोग, टोटल रेसिस्टेंस। अब आपको पता है, जस्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा था, पैरेलल में है, कैसा है ये है पैरेलल में। पैरेलल में है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, 1/Rp इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सिंपल है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/Rp। सिंपल बात है। एलसीएम लोगे 1/Rp इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3, इधर करोगे 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका 3/3, दैट इज 1। अब 1/Rp बराबर हो जाएगा आपका 1/1। अब इसको पलटो चाहे ना पलटो, Rp की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, Rp बराबर 1, और यही तो आपको फाइंड करना था। टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, 1 ओम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, करण का भी आंसर आ गया आप 1 ओम। बाकी लोग इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने का फेर था, बाकी लोग को आ ही गया होगा। मुझे पता है कि आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, मुझे आई एम प्रीटी श्योर, बट ठीक है स्वीटी चौधरी, स्वीटी का भी सही है। चलो 1 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे इजी है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना उस तरीके से बोल देते हैं ना कि बच्चे घबरा जाते हैं, बात वही होती है। तो एक 9 ओम का पैरेलल, एक 9 ओम का रेसिस्टेंस है, उसको 3 भाग में काट दिया, नाम पड़ा 3 ओम 3 ओम 3 ओम, उन तीनों को जोड़ दिया है पैरेलल में। तो पैरेलल में जोड़ने के बाद में रेसिस्टेंस कितना होता है, फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, यदि बोलता कि इसी तीनों को ना क्या किया है, सीरीज में ही जोड़ दिया है, फिर क्या होता है, कितना होता है रेसिस्टेंस इसका, 3 ओम 3 ओम और 3 ओम। इसका रेसिस्टेंस कितना होगा बताना जरा, यदि सीरीज में जोड़ देता है। यहाँ पे लिखा पैरेलल के जगह पे यदि लिखा रहता सीरीज, तब क्या होता, तब इसकी वैल्यू कितनी होती, बताओ जल्दी बताओ बताओ। केशव यादव वो पहले का होगा 1 ओम, ठीक है, बढ़िया है, वो तो फर्स्ट पहले का। अब यदि इसको सीरीज पैरेलल में लगाएंगे तब क्या होगा, पैरेलल में लगा था, अब इसको सीरीज में लगा देंगे तो कितना होगा टोटल रेसिस्टेंस, बताओ बताओ बताओ। है ना, क्वेश्चन हिला देने वाली है एकदम बढ़िया तरीके से, दिमाग को हिला के रख देगा। हाँ, एक आंसर आ गया। ठीक है, तब तो 9 ओम ही होता ना। सीरीज में जैसे करण बोल रहा है आर एस बराबर कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है, 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, 3 3 6 और 3 9 ओम हो जाता। सिंपल बात है, क्लियर। शुभम का भी सही है, वेरी गुड। चलो आई होप समझ में आया होगा ये बोला। आगे की तरफ चलते हैं, सबका आंसर आ गया था तो हम आगे चलते हैं। ईजी सा क्वेश्चन था ये, कहाँ गया, हाँ ये कोई बता सकता है। चलो ये आप लोग को पावर वाले हैं, पावर वाला क्वेश्चन है, हमने ऑलरेडी करा हुआ है तो आप लोग बता सकते हो। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसके ऊपर रेटिंग करी हुई, मतलब रेटिंग लिखा हुआ है कितना, इतना और इतना। तो आपको निकालना है, ये करंट निकालना है। और एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसके ऊपर कितना है, वाट में लिखा हुआ, मतलब पावर दे रखा है आपके पास। बोलो भैया पता कैसे लगा कि ये पावर दे रखा है, अरे भाई साहब वाट, इसका ऐसा यूनिट क्या लिखा है, वाट लिखा है ना। तो पावर कितना है 750 वाट,
अच्छा वोल्ट वी लिखा हुआ मतलब क्या है, वोल्टेज दे रखा है आपको कितना 220 वोल्ट। अब आपको कैलकुलेट करना है, पहले क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब आपको आई फाइंड करना है। और दूसरे क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपको रेसिस्टेंस मतलब आर फाइंड करना है। सिंपल बात, वो नेट की वजह से होता होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, लिख के कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, बस काफ़ी है। आंसर लेट आए जल्दी आए कोई दिक्कत नहीं है, वो नेट की वजह से हो जाता है, मैं मानता हूँ। ठीक है चलो, तो P बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा क्या आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो यार, ये मैं क्वेश्चन करूँ या छोड़ दूँ इसको, ये बता दो जल्दी से, ये दोनों क्वेश्चन करूँ, आप लोग कर लोगे खुद से या मेरे को करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करूँ, बताओ जल्दी। 9 ओम, स्वीटी चौधरी का भी आंसर आया है 9 ओम, चलो ठीक है। बढ़िया है, सबका बढ़िया है एकदम, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, 3.4 एम्पियर, ये लो आंसर आ भी गया, 3.4 एम्पियर करंट का, 3.4 एम्पियर कैसे आया, देखो इधर फॉर्मूला क्या होगा, आपको क्या निकालना है, आई, ये दो चीज़ दे रखी है, तीसरा निकालना है। कोई एक फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू वी आई बराबर P अपॉन में V, P कितना हो जाएगा, P है आपका 750 और V कितना है 220, जब इसको भाग करोगे तो हो जाएगा 22 तिया 66। हाँ केशव यादव का भी सही है, ये लोग शायद अभी पीछे क्वेश्चंस पे हो, आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ लाइव आगे निकल गई आप लोग का, शायद वो नेटवर्क की वजह से पीछे रह गए आप लोग, दूसरे क्वेश्चन पे ही हो। चलो स्टे मोटिवेटेड, 3.4 एम्पियर, चलो ये बोल रहा है तो मान लेते हैं लड़के की बात, 2275 22 तिया 66, ठीक है 3 पॉइंट समथिंग ये आएगा, 3 पॉइंट आप लोग देख लेना, मैं श्योर नहीं हूँ कितना होगा, 3.4 एम्पियर यदि करंट बोल रहा है तो सही होगा। ठीक है तो 3.4 एम्पियर क्या हो जाएगा, इसका करंट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, बताओ बताओ बताओ। अच्छा अब आपको आर निकालना है, तो पी पता है, वी भी पता है, आर निकालना है। क्या इन तीनों के जो कोई फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, बताओ जरा, सॉल्व करो। 220 गुने 220 वी स्क्वायर अपॉन में आर कितना है 750। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग खुद इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो इसको मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में आंसर देना इसको सॉल्व करके, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, आप लोग का समझ में आया होगा। ये बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं यार, बस क्वेश्चन का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मतलब क्वेश्चन अलग अलग होता है, तरीका जो बनाने का होता है ना वो सेम ही होता है। आर बराबर 64.8 ओम बता रहा है, ये क्या नाम है करण, तो मान लेते हैं हम 64.8 ओम ही बोलते हैं इसको, ठीक है मान लिया। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैंने नहीं लिखा है, ये करण ने बोला है वो लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना इसको तरीके से, ठीक है। चलो 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 आगे चलते हैं, आंसर नहीं इसको सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है। आप लोग आंसर करो, 220 को क्या करोगे 22 के साथ गुना करोगे, गुना करने के बाद 75 से आप क्या करोगे उसको भाग कर दोगे, जितना आएगा ना उसको भाग कर देना, जो आएगा पॉइंट में निकाल देना है, आंसर कर देना, सिंपल बात है। P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, हाँ उससे भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है, सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला भाई तीनों चीज़ें होनी चाहिए, बस हो जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 64.8 ओम आया कोई बात नहीं, मान लिया मैंने, सही है। तो ये हो गया आपका ये वाला। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया, हाँ ये देखो, शुभम ये देखो क्वेश्चन तुम्हारा आ गया, ये 10 के 10 ये नहीं है, ये लिखा हुआ है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको -19 मत पढ़ लेना, चलो मैं कर दूंगा बाद में यार, ठीक है, ये करवा दूंगा तुमको, ठीक है। दोनों से बना कर देखो, यदि सेम आ रहा है ना, दोनों जैसे मैंने फॉर्मूला यूज किया उससे और उससे, दोनों से यदि सेम आ रहा है, मैच करा दो, समझ आओ, ठीक है। नहीं होगा मैच तो फिर पूछना मेरे को बाद में। अब देखो यहाँ पे, अब आपको पता है चार्ज पोसेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन जितना, आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस क्वेश्चन में तो आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखी है, लेकिन कई कई क्वेश्चंस में क्या होता है नहीं दे रखा होता है, ठीक है। देखो कैसे 1.6 जो भी है
फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ, मतलब आपको एन फाइंड करना है शायद, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा नंबर में होते हैं, 1 2 3 4 5 6, याद आया कुछ, तो आपको नंबर फाइंड करना है। अच्छा और क्या लिखा है, दैट विल फ्लो पर सेकेंड टू कंस्टिट्यूट अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर, इसको हटाओ, नॉर्मल सा बात समझो पहले, टू कंस्टिट्यूट अ 1 कूलम्ब, ठीक है, 1 कूलम्ब कब बनाएगा ये बताओ, 3.40, ये लो सुबह केशव का भी आंसर आ गया, 3.40 एम्पियर और 64.70 ओम, तो सही है, बढ़िया है करण, दोनों आंसर सही है फिर, ठीक है, केशव ने बता दिया, तुमने भी बताया, तो वही होगा आंसर, आर की वैल्यू वही आ रहा है तुम दोनों का, तो फिर सही है, ठीक है। मैंने तो बस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था, मैच कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा चलो कैलकुलेशन भी कर दूंगा, ओके, क्लास के लास्ट में करूंगा कैलकुलेशन। चलो आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना है 1.62 10 to -19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करना है, कितना, 1 कूलम्ब चार्ज में, तो मतलब क्यू दे रखा है आपको कितना, 1 कूलम्ब, क्यू कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है 1 कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब सिंपल सी बात समझो, ऐसे दे रखा होगा, नॉर्मली एक क्वेश्चन देगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब, ऐसे भी आ जाएगा क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब, बस इतना छोटा सा आंसर देगा, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का, बनाते रहो, बोले भैया 1 नंबर का क्वेश्चन था, ऐसे मजे में करके आया हूँ, वो यही लगा, ये सेम टू सेम यही चीज़ दिखा रहा है, बस ये जो लिखा हुआ ना वो वही लिखा हुआ, तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो घबराना मत, मैं इसको बिठाता हूँ, अभी क्वेश्चन भी तो करने हैं। चलो ठीक है, बढ़े आगे, कैलकुलेशन नहीं हो रही इस क्वेश्चन में, करते हैं वही कैलकुलेशन के लिए मैं लेके आऊँ। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की का चार्ज पता है, एन आपको फाइंड करना है और क्यू भी पता है, तो क्या कोई फॉर्मूला पढ़ा है ई एन और क्यू के बीच में, कोई एक ऐसा फॉर्मूला हो जो अभी पढ़ा हो आपने जस्ट, तो आपको पता है भैया सबसे पहला फॉर्मूला ये है, क्यू इक्वल्स टू क्या है, एन ई, आपको फाइंड क्या करना है एन, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में ई, इधर ई मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई, सिंपल लिख दूं मैं अब अलग से, एन इक्वल्स टू क्यू बाई ई, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत भैया, अरे भैया कोनो दिक्कत बताइए जरा, बहुत बढ़िया, क्यू इक्वल्स टू एनी, क्यू इक्वल्स टू एनी, क्यू इक्वल्स टू एनी, सब कुछ, एन तो हमें निकालना ही है, क्यू कितना है, क्यू दे रखा है आपको कितना 1 कूलम्ब, क्यू कितना दे रखा है 1 कूलम्ब, तो 1, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹, सिंपल बात, कोई दिक्कत, जो था वही लिख दिया हमने। अच्छा 10 के पावर, देखो नीचे कुछ नहीं रखना, सबको ले जाना कहाँ पे, ऊपर के साइड, मतलब एक लाइन में आंसर लाना हमें, अपॉन में है तो उसको भी ऊपर ले जाओ, तो बताओ 10 के पावर -19 है, तरीका है ये हमने 7th 8th में पढ़ा होगा एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में, कि जो भी चीज़ नीचे की तरफ होता है, इसको यदि मैं 10 के पावर -19 है, इसको यदि मैं ऊपर की तरफ यदि लेके जाना चाहूँ, ये जाएगा, लेकिन ये +19 हो जाएगा, ऐसे यदि ऊपर से किसी को नीचे लाऊंगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, कोनो दिक्कत बताइए ज़रा, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत परेशानी बताओ जरा, बताओ जल्दी 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 बताओ, आगे बढ़े। अब आपको क्या दे रखा है, पावर को इधर ही रहने दो अब तो, और इसका कुछ नहीं हो सकता, n बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1.6, क्या इसको आप लोग काट कूट के बना सकते हो, दशमलव गया 0 आया, 5 दूनी 10, सॉरी 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 5/8 आ गया, और साथ में 10 के पावर 19, तो ये रहेगा ही रहेगा, सिंपल है, इतना काम कर सकते हो, ये तो कर सकते हो ना इतना। अब बताओ क्या आप n बराबर, क्या 5/8 का 5/8 है तो उसको भाग करोगे ना, 5/8 है यदि, तो 8 से भाग दोगे किसमें, 5 में,
तो ये आ जाएगा आपका 0.6 कितना है भाई, 0.625 कितना आएगा, 0.625 गुने, अब गुना का गुना और 10 का पावर 19 का 19 एज इट इज। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इधर कर दूंगा। अरे नहीं होगा गलत भाई, क्यों दिक्कत होगा, देख तरीके से तो बता रहा हूँ, इधर सेम टू सेम तो लिखा हुआ चीज़ है। 1 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज एज इट इज रहने दे, माइनस इधर है उसको ऊपर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 1.6 है, इसको अब गुना भाग जो भी करना है सिंपल सा है, ये तो बच्चों वाली बात है। इसको तुमने किया है, जोड़ घटाओ गुना भाग जो भी करना था कर दिया, 5/8 आ गया इंटू 10 के पावर 19, तो आपका आ गया इतना। आप चाहो तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आगे मैं बताता हूँ। अब बताओ 5/8, अभी काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये कैसे आया 0.625, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करके मैं बता ही देता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे हुई। ये लो 5/8 है ना, चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। 5/8 मतलब 8 से किसको 5 में भाग दो, कटेगा नहीं कटेगा, 0.8 ठीक है। तो 16 4 0 8 5 40, तो कितना आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻⁹ क्लियर है, इतना क्लियर है। या तो चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, नहीं तो कुछ ऐसे एक्सपर्ट होंगे जो क्या चाहेंगे कि मैं इसको लिखूंगा कैसे, n = ऐसा, एक बात होता है ऐसा नहीं लिख सकता मैं, इसको हटा दो, इसका तो कोई काम नहीं है। अब जगह की कमी रहती है, तो सेटअप बढ़िया बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या मैं 0.625 को एज इट इज रहने दूँ, 10 के पावर 19 को मैं 10 के पावर 1 और 10 के पावर 18 लिख सकता हूँ। अरे 10 के पावर 18 और 1 10 के पावर 19, मतलब 10 के पावर 1 को मैं 10 लिख सकता हूँ ऐसे एज इट इज। इसको यदि मैं इसके साथ गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा 6.25 और गुने 10 के पावर 18, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना, यदि यहाँ तक कर सकते हो तो ये भी सही है, और यदि बुक में आंसर दे रखा है आपका कितना, बुक में यदि आपका आंसर दे रखा है इतना, तो ये भी सही है। तो घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। अब बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत है, स्पेशलिस्ट शुभम बताओ इसमें कोई दिक्कत है। बाकी करण क्यों गलती होगी, नहीं होगा गलती यार, देखो एक बार सही से ऑब्जर्व करो, नहीं आ रहा तो फिर पूछो, फिर बता दूंगा एक बार। अभी 9th वालों का भी क्लास लेना था, वो तो आज शायद ही हो पाएगा, लेकिन देखता हूँ 9 बजे से उनकी क्लास रखूंगा आज। $62 ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 62.5 यदि बोल रहे हो गुने 10 के पावर 17 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई बोलेगा कि 625 गुने 10 के पावर 16 लिख दूंगा मैं, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सपोनेंट का एक रूल होता है, जब एक्सपोनेंट आपने 6-7 में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट का रूल होता है कि ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला इस साइड का वैल्यू, ये 9 से कम होना चाहिए। 0 पॉइंट ये वाला भी सही है ना, 9 से कम ही तो है, और ये वाला भी 9 से कम ही है, तो 9 से कम होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये क्वेश्चन बताओ जल्दी, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है पहले ये बता दो। ऑप्शन ए सीरीज, ऑप्शन बी पैरेलल, ऑप्शन सी मिक्स्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई ऑल ऑफ दीज। हम्म, 10 से कम, 10 नहीं 9 से कम, 9 से कम और 0 से ज़्यादा। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आप सब लोग भी बताओ, सीरीज है, पैरेलल है, मिक्स है, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। अब मैं नेक्स्ट डे से मैं ना पोल लगा दिया करूंगा इस पे, ऑप्शन ए बी सी डी, आप लोग बढ़िया रहेगा एकदम, ए बी सी डी टिक कर दो ऐसे।
हाँ, लेकिन उसमें ये नहीं पता रहेगा कि कौन क्या कह रहा है, बस इसमें ये पता लगेगा इतना परसेंट सीरीज बोल रहे हैं, इतना परसेंट पैरेलल बोल रहे हैं, इतना परसेंट मिक्स बोल रहे हैं, ऐसा समझ में आए। चलो 2-3 लोग का तो आंसर आ गया है। सीरीज सीरीज सीरीज, चलो ठीक है, मानते हैं सीरीज। अच्छा, जो ऑफलाइन अभी तो फिलहाल मेरे को लग रहा है जो जिनको ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वही बच्चे हैं, तो आप बता दो पहले मेरे को। हाँ, स्वीटी चौधरी, सबका सीरीज आ रहा है, देख रहा हूँ मैं। तो जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको मैंने बताया था पैरेलल और सीरीज पहचानने का तरीका। ऑनलाइन वालों को मैं बता दूंगा, एक छोटा सा शॉर्ट डाल दूंगा, उसमें समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो अब आप लोग बताओ कि क्या इसका दोनों एंड जुड़ा हुआ डायरेक्ट कि नहीं जुड़ा हुआ है, बताना जरा। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर सीरीज भी है और पैरेलल भी है, मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। कैसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन अभी बताता हूँ, जस्ट हटा दो इसको। नहीं, ये कलर नहीं, कलर चेंज करना पड़ेगा इधर। यहां पे देखो, इसका नाम है R1। आपको क्या करना है, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। R1, R2, R3, R4, R5, सबकी वैल्यू कितनी है? सबका वैल्यू है 3 ओम। तो ये पहले कर लो आप लोग, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा? ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4 और ये है R5, ठीक है। ये R1, R2, R3, ठीक है। चलो, इतना क्लियर है। और सबका क्या है? सबने सब गलत गलत आंसर देके अपना कमेंट डिलीट कर रहे हो। अरे रहने तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, गलती से ही सही होता है इंसान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पे देखो, ये क्या होगा? R2, ये देखो R2 और R3, R2 और R3 को गौर से देखो। R2 का कैसा ऐसे 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 बना हुआ है ना, R2, ये हो गया R2, और ये बना हुआ है क्या? ये बना हुआ है R3, सॉरी, अरे यार, और ये बना हुआ है आपका R3, ऐसा ही तो है। पहले इन दोनों को देखो आप। अच्छा, आंसर भी आने लग गया, 15 ओम, वाह। गलत होगा शायद। बताओ ये दोनों कैसे हैं आपस में? R2 और R3 कैसे लग रहे हैं? ये एक ही लाइन में नहीं लग रहे, ये तार बस मुड़ा हुआ है ना खाली। R2 को ऐसे लिख दो, इस तार को इधर मोड़ने के बजाय मैं इसको ऐसे सही रहने दूंगा, तो क्या कोई दिक्कत है क्या? ये सीरीज में नहीं है ये वाला दोनों आपस में। ये दोनों आपस में कैसे हैं? ये दोनों आपस में है सीरीज में। कैसे हैं? सीरीज में। किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं आया? आंसर बताओ जल्दी से, किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं आया समझ में। देखो इंपॉर्टेंट है, आप लोग बार बार गलतियां कर रहे हो इस वाले क्वेश्चंस में, इस तरीके के क्वेश्चंस में। नहीं, सीरीज नहीं है, ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। यहां पे देखो, ये दोनों आपस में कैसे हैं? सीरीज है, ये दोनों सीरीज हैं, तो ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, सीरीज है। तो यहाँ पे देखो, इसका क्या हो जाएगा? RS, सीरीज निकालने की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 प्लस R3। वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 3, दैट इज RS की वैल्यू कितनी हो जाएगा? 6। इन सब का टोटली वैल्यू कितना हो गया? 6 ओम। अब मैं यहां तक क्लियर है, इसको कर रहा हूं अब इरेज। अब देखो, अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ऐसे सेम टू सेम बना देता हूं, ऐसे ऐसे फलाना जो भी था। ये देखो, ये क्या है हमारा? R5, ये क्या है? ये है हमारा R4, और ये है हमारा R1, और ये हो गया आपका स्विच। अरे जैसा भी है तो डायग्राम वगैरह देख लेना आप लोग। ये हो गया एमीटर, सेम टू सेम ऐसे। क्लियर? इतना तो क्लियर है, ये तो सेम सेम दिख रहा है। अच्छा, शुभम वर्मा का आंसर 12.3 ओम। चलो देखते हैं। अब इन दोनों को जो है, इन दोनों का टोटल रेसिस्टेंस कितना है? देखो, इनमें से 2 तार निकला हुआ है, ये रेसिस्टेंस है ना, यहाँ से 2 तार निकला हुआ है, एक तार ऐसे और एक तार ऐसे। और आपको पता है कि इसी तार के बीच में क्या है? ये दोनों अटके पड़े हैं, और इनका अपने सीरीज में है, पता चल गया कैसे? सीरीज में है ये दोनों, तो इनका वैल्यू आपको पता है कितना है? 6 ओम। क्या मैं एक जगह लिख सकता हूँ इसको 6 ओम?
ये हो गया आर एस, कितना हो गया 6 ओम हो गया। हो सकता है, मुझे नहीं पता शुभम, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के सामने। देखते हैं आपका, मैंने आंसर नोट कर लिया, 12.3 ओम आपने बोला है और करण ने 15 ओम बोला है। चलिए अब देखो यहाँ पे, ये इनको एक साथ जोड़ के मैंने यहाँ पे 6 ओम यहाँ पे पुट कर दिया। सिंपल बात है, हटाओ इसको। अब समझ में आ रहा तो बताना, नहीं तो फिर से वो बनाने में ना फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया केशव, 3 + 3 हो जाएगा 6 ओम। 6 ओम। अब बताओ R4 की वैल्यू भी कितनी है, 3 है, और R5 की, सबकी वैल्यू तो 3 ही थी, बस इसका वैल्यू कितना होगा, दोनों का एक जगह 6 ओम हो गया। सिंपल बात है। अब बताओ R4 और ये RS, ये दोनों आपस में कैसे है, ये वाला और ये वाला कैसे हैं आपस में, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज का बताया तुमने 15 ओम, सीरीज है ही नहीं वो। अब देखो ये दोनों आपस में कैसे है, R4 और RS, अभी जो RS निकाले ये 6 और ये वाला जो है, ये आपस में कैसे लग रहे हैं, पैरेलल में, सीरीज में? ये दिख रहा है आपको पैरेलल में, तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R4 प्लस 1/RS, जो भी RS कुछ भी पुट कर सको, RX लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/6, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6, 3 2 6, 2 6 1, 3/6। तो 1/RP का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/6, काटोगे इसको तो हो जाएगा 1/2, और RP का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको पलटना पड़ता है, तो RP हो जाएगा आपका 2 ओम। क्या मैं इस सब के जगह पे मैं 2 ओम लिख सकता हूं एक ही बार में? हाँ या ना, हाँ या ना? इन सबको मैंने टोटल कर दिया, एक जगह पैरेलल में, एक जगह पैरेलल का फॉर्मूला लगा के पुट कर दिया, तो इन सब का कितना होगा, इन दोनों का 2 ओम हो गया। आंसर बता दो जल्दी से। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसी तरीके का, तो वो आप लोग के लिए, वो आप लोग बनाओगे और समझ बताओगे मुझे, मैं समझूंगा उसके बाद। चलो इसको मैं मिटा दूँ। अब देखो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ इसको, ये टोटल कितना है, 2 ओम आया ना इन दोनों का कितना है, 2 ओम आया है। चलो इसको मिटा दो, है ना, इन दोनों का कितना आया था, 2 ओम आया था। चलो ये बता दो जरा, यहां पे इस सबको आपने जब जोड़ा है तो कितना आया है आपका, 2 ओम आया ना ये पूरा टोटल। तो क्या मैं इसको एक जगह नहीं लिख सकता हूं ऐसे, ये पूरा हो गया आपका कितना, 2 ओम। सिंपल है। R4 की वजह से मिक्स्ड हो गया है, हाँ, नहीं तो वो सीरीज में था। R4 के जगह वजह से, R4 यदि नहीं रहता तो ये एकदम सीरीज में होता एकदम बढ़िया तरीके से, लेकिन R4 के वजह से, तो ऐसे ही कुछ ना क्वेश्चन, ऐसे में क्वेश्चंस में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कुछ, और वो कुछ से कुछ बन जाता है, और फिर आप क्या करते हो, मिस्टेक करके आ जाते हो, जैसे मिस्टेक आप लोगों ने करा है अभी। तो अब मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि आगे जो है आप लोग इस तरीके का मिस्टेक नहीं करोगे। अब बताओ, अब ये आपस में कैसे हैं, R5 और ये RP, इसको मान लो RX मान लो, अब ठीक है, RX मान लेते हैं फिलहाल के लिए। और ये तीनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में कि पैरेलल में? अब किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में? देखो R5 कहाँ पे है, ऐसे है R5, है ना, इसके अलावा क्या है, ये है RX। देखो एक लाइन में ही है, ये एक लाइन में ही चल रहा है ये। अच्छा ये किधर, ये कितना है, R1, ये भी कितना है, 3 है। क्या ये तीनों आपको सीरीज में नहीं दिख रहे, एक लाइन में, एक लाइन में, एक ही तार में लगे हुए, बस तार मुड़ गया है थोड़ा सा, तार एक ही तार में है लेकिन तार क्या हो गया, मुड़ गया है। तो क्या ये किस में हो गया, ये हो गया आपका सीरीज में, सिंपल से दिख रहा है सामने से। तो ये किस में हो, अरे ये किस में हो गया, अब ये हो गया आपका सीरीज में। कौन से में, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, RS इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस RX प्लस R5। सिंपल है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताइए जरा, कोई दिक्कत, सिंपल फॉर्मूला लगा दूं? अब बताओ यहाँ पे, RS बराबर कितना हो जाएगा, R5 कितना है, ये भी 3 है, RX कितना आया आपका, 2 ओम आया ना, तो 2, और R1 कितना आया, 3 आया है, बस टोटल कितना हो जाएगा, 3 2 5 3 8 ओम। तो टोटल आएगा कितना, 8 ओम। शुभम का भी गलत है, उसने 9 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ बोला था, ऐसा 9.3 ओम कह रहा हूँ। पहले तुमने सीरीज वालों को प्लस कर दिया, अच्छा
ऐसे थोड़ी होगा। इनको देखो, दो को ऑब्जर्व करो कैसे है। ये यहाँ से पैरेलल में है, यहाँ से पैरेलल में है, तो पहले इनका काम तमाम करो, फिर ये दोनों जो है पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनका काम तमाम करो। अब एक जगह बन के आ गया कुछ, अब एक जगह कुछ बन के आ जाएगा एक जगह, तो अब ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को ट्राई करना। क्वेश्चंस ना मिले तो मेरे से मांग लेना, मैं क्वेश्चंस दे दूंगा आप लोग को, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। चल इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। आप लोगों को पता लग गया हो कि 8 ओम इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे तो बना दिया, आपको ईजी सा क्वेश्चन दे दिया है। अभी आगे क्या कर देता पता है आपको, यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे ऐड कर देता कि यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दे देता कि फाइंड करंट, वोल्टेज देता था, कितना वोल्टेज दे देता 16 वोल्ट, ठीक है, 16 वोल्ट दे देता। बैटरी जो है वो कितने वोल्ट की है, 16 वोल्ट की है, वो लिखा होगा वहाँ पे, और बोलेगा कि आपको करंट भी फाइंड करना है। तो बताओ क्या वोल्टेज नहीं है आपको पता, वोल्टेज है 16 अभी लिखा, और रेसिस्टेंस आपको पता ही है, टोटल रेसिस्टेंस कितना 8, तो करंट कितना हो जाएगा आई बराबर सॉरी वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई बराबर वी बाई आर, तो वी बाई आर दैट इज कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या आप लोगों को, तो वी कितना हो जाएगा 16/8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाता है 2 एम्पियर हो जाता है इसका आंसर। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, दे सकते हैं ये, ठीक है। अब गलती नहीं होगी पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये लो, ये क्वेश्चन में सबसे नहीं ये नहीं, ये वाला कहाँ गया भाई, हाँ ये लो, ये क्वेश्चन करो। अबे भैया, ये क्वेश्चन करो जल्दी से। अब बताओ इसमें धड़ाक से, अब बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ सब लोग के लिए, क्योंकि ये मुझे पता था कि उसमें आप गलती करोगे, वहां से सीख के आओगे तो यहाँ पे सही करोगे। करो जल्दी। कितना टाइम हो गया, 7:56, 8 बज गए ना। हमारी क्लास कितने 6:30 बजे थी, 7:30, 8:30, 7:30, 8, 1.5 घंटे हो गए। करो करो जल्दी करो, फिर बस वही 2-4 क्वेश्चन है, खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको खात्मा करेंगे। अभी 9th का भी क्लास लेना है मेरा। बनाओ जल्दी से, बनाओ, बनाने में लग जाओ, जुट जाओ सब लोग। चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ, आप लोग बनाओ जल्दी, जिसका बन जाएगा उसका और अच्छा है। मुझे पता है कि इसमें टाइम लगेगा, मैं उतना वेस्ट करूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे देखो, इन दोनों को ऑब्जर्व करो, R1 और R2 को ऑब्जर्व करो। क्या ये दोनों आपको एक लाइन में नहीं लग रहे, एक लाइन में लग रहे हैं, मतलब इसका 3 ओम और इसका 3 ओम, क्या इस किस में सीरीज में नहीं है, तो R1 + R2 नहीं लिख सकते हो आप, 3 + 3 ओम नहीं लिख सकते हो, 6 ओम। तो इस टोटल को मैं 6 लिख सकता हूँ, 6 ओम लिख सकता हूँ इसको, बताओ जरा। तो अब हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम ऐसा ही है, बैटरी जो भी लगाना है लगा लो, एमीटर लगा लो, स्विच लगा लो, बी लगा लो, ये एक, दूसरा कौन सा है, दूसरा है ये वाला, तीसरा है ये वाला, और यहां से देखो, यहां से एक तार गया है और यहां से एक तार गया है, और इन दोनों को एक साथ आपने जोड़ दिया। कितना है आपके पास, सीरीज में है तो 3 3 6 ओम, तो ये यहां पे लगा दूं मैं, टोटल में 6 ओम, और ये हो गया आपका कितना, ये आपका 3 ओम दे ही रखा है, और ये आपका 0.5 ओम दे रखा है, और ये आपका कितना दे रखा है 0.5 ओम। अब बताओ ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/6 + 1/3, अगेन 6, 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 6, 1 + 2 दैट इज 3/6, तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 3/6 दैट इज 1/2, और RP की वैल्यू हो जाएगी कितना 2, पलट देंगे तो 2 ओम। तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 ओम। तो क्या मैं इस सबको एक जगह नहीं लिख सकता हूँ, मिटाता हूँ, ये मैंने करा रखा है ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। 2 ओम आया ना आंसर। क्या मैं इन दोनों की जगह पे मैं एक जगह लिख दूं कहीं, इस तार को हटा दो, इसको भी हटा दो, क्या मैं एक जगह नहीं लिख सकता हूं ऐसे, यहां पे मैं 2 ओम नहीं लिख सकता हूं, बताओ जरा जल्दी। अरे आंसर आ गए इतने सारे, ये मिक्स है, ठीक है,
और आया कितना है आपका 2 ओम। आगे 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 ये हो गया 2 ओम। अब बताओ ये आगे अब किस में चीज़ में है, सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज पैरेलल का ही खेल है बस। हाँ सीरीज का यूज वगैरह नहीं बताया क्या मैंने आप लोग को? सीरीज का यूज होता है आप लोग को लड़ी वगैरह बनाने में, वो डोमेस्टिक जब हम वो करते हैं ना, जब डेकोरेटिव मटेरियल्स डेकोरेटिव आइटम्स के अंदर क्या होते हैं, इसका यूज किया जाता है सीरीज सर्किट का। और पैरेलल सर्किट का यूज होता है हमारे घरों के अंदर, ठीक है। इसके अलावा पैरेलल सर्किट का यूज कहाँ होता है? पैरेलल में 2 ओम, ठीक है, बहुत बढ़िया। पैरेलल में 2 ओम, बहुत बढ़िया केशव। अब बताओ ये सब क्या है आपस में? ये तीनों एक लाइन में नहीं लग रहे आपको? एक लाइन में है मतलब सीरीज में है। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5 ओम। 0.5 आधा आधा कितना होता है? 1, और 2 और 1 कितना हो जाएगा? तो फाइनल आंसर इज 3 ओम। सीरीज में 6 ओम। अरे कैसे गलती कर रहे हो तुम? हाँ सीरीज में है। अब तो आंसर हो जाएगा कितना? नॉर्मल जोड़ोगे, अरे 0.5 प्लस 0.5 कितना होगा? 0.5 प्लस 0.5 5 5 10 हो जाएगा ना, और 1 पॉइंट के बाद 0 1.0 तो ये हो जाएगा 1। इन दोनों को जोड़ोगे तो और 1 प्लस 2 कितना होता है? 3 ओम। ये हो गया आंसर। इजी है। चलिए ये क्वेश्चन बता सकता है कोई? जल्दी से धड़ाक से बता दो। अरे कहाँ गया? अरे जल्दी बोलो, कल सुबह पनवेल निकलना है। कहाँ गया? ये पनवेल जाने ही नहीं देगा ये। अबे यार ये क्या हो गया इसको? ये आना नहीं चाहता शायद तुम लोग के साथ। हाँ आ गया। सीरीज 6 सीरीज में 6 सबका सही है। कैसा भी आता, स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। शुभम वर्मा सब, चलो चलो सब बढ़िया। अब बताओ वी आई ग्राफ आपको दे रखा है 2 वायर के लिए। एक वायर का नाम है ए और दूसरे वायर का नाम है बी। इसके लिए आपको वी और आई का ग्राफ दे रखा है। अभी वी और आई का ग्राफ बनाया था अभी जस्ट, ओम्स लॉ का स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ होता था ना। तो ये कौन सा ग्राफ है? ओम्स लॉ का ग्राफ है। तो जो रीजनिंग बेसिक बेस वाला क्वेश्चन होता है, कौन सा होता है? रीजनिंग और असर्शन रीजन वाला, उसके अंदर आपको ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ देगा कि ये कौन सा ग्राफ है, तो ये बोलना स्ट्रेट लाइन है, वी और आई के बीच का ग्राफ है, मतलब ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ का ग्राफ है ये, ठीक है। तो 2 वायर्स हैं जिसका नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। दोनों जो है सेम लेंथ के हैं, सेम थिकनेस के हैं, मतलब उसका लेंथ भी बराबर है और एरिया भी बराबर है, इसका भी और इसका भी। तो रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा हाई होगा? रेसिस्टेंस हाई किसका होगा? बताओ ज़रा जल्दी से। रेसिस्टेंस हाई किसका होगा? चलो बढ़िया है। स्वीटी चौधरी, स्टे मोटिवेटेड, केशव यादव, शुभम वर्मा गायब हो रखा है अभी। क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या तुम्हें? पूछो फिर। यहाँ पे देखो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में क्या है? एक बात बताओ, क्या आपको नहीं पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है? ओम बाबा का फॉर्मूला है तो यही होगा, ठीक है। अच्छा R इक्वल्स टू वी बाई आई लिख सकता हूँ मैं। आपको क्या निकालना है? रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। रेसिस्टिविटी किसका हाई होगा, यही तो पूछ रहा है। किसकी प्रतिरोधक क्षमता या फिर प्रतिरोधकता जो है वो ज़्यादा होगा। तो R इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? V बाई आई। नहीं पता है आपको? अभी तो पढ़ाया था जस्ट। अच्छा एक बात बताओ, जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, ए का कि बी का? किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? जिसका वोल्टेज ज़्यादा हो। ए का वोल्टेज ज़्यादा है, ए का वोल्टेज कहाँ है? ए का वोल्टेज है यहाँ पे, और बी का वोल्टेज कितना है? अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये बी का वोल्टेज कौन सा है? ये वाला। तो बताओ अब भाई, बताओ 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 जल्दी जल्दी, किसका वोल्टेज ज्यादा है भाई? इसका वोल्टेज जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, किसका वोल्टेज ज्यादा है? बी वाले के पास वोल्टेज ज्यादा है कि ए वाले के पास वोल्टेज ज्यादा है? क्या भाई सेम कैसे होगा?
देखियो कैसे कैसी कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, कह रहा सेम होगा। बताओ जरा जल्दी, किसका वोल्टेज ज़्यादा है? जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, रेसिस्टिविटी भी हाई होगा, और जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टिविटी भी हाई होगा। सिंपल बात है। बताओ बताओ बताओ। V ज़्यादा तो R ज़्यादा, तो V किसका ज़्यादा है? A वाले का ज़्यादा है ना। A वाले का क्या होगा, आप लिख सकते हो सिंस A हैव हायर वोल्टेज देन B, दैट्स वाई A हैव हायर रेसिस्टिविटी। और आपको पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। यदि R ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है कि रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल बात है, ऐसे समझो, नॉर्मल से छोड़ दो इसको। सिंपल समझो कि यदि वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, और रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा हो ही जाएगा। तो सबका आंसर सही है। स्टे मोटिवेटेड स्वीटी चौधरी, सबका आंसर क्या है, सही है, बढ़िया है। ए का रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। पता कैसे लगेगा, सिंपल सा फॉर्मूला, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के बाद R इक्वल टू वी बाई आई। वी बढ़ेगा तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल बात है, सामने पता लगा, सामने सामने सामने। ठीक है, चलो आगे समझ में आ गया वाला, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान देना। हाँ, केशव यादव का भी आंसर आ गया, सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ए ही होगा आंसर। ये भी हो गया था। कौन सा रह गया अब? ये तो कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। हाँ, एक क्वेश्चन कर लो बस, इसके बाद छुट्टी कर देंगे तुम लोग का, ठीक है? फिर कल कर लेंगे बाकी। एक ही दिन में पढ़ के पंडित थोड़ी बनना है। चलो नॉर्मल नॉर्मल सा पढ़ो, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बताइए ज़रा, कोई है जो इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या कर सके? प्रीवियस क्वेश्चन समझ में नहीं आया? चलो बताते हैं। ये तो खुलना भी नहीं चाहता। चलो खुल गया। V और I के बीच में ग्राफ है, दो वायर है ए बी, उनके बारे में सब कुछ दे रखा है कि सेम लेंथ का है, सेम थिकनेस, सब कुछ सेम है, एकदम बढ़िया। अच्छा ट्रायंगल वाला, अच्छा चलो ये तो समझ में आया ना, चलो ठीक है। ट्रायंगल वाले में क्या है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, 3 + 3 ये हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और यहाँ पे 6 हो जाएगा तो क्या, ये सब तो एज इट इज रहेगा, इसके जगह पे मैं एक जगह बना दूं ऐसे 6, बाकी को काट के यहाँ पे एक ही जगह मैं लिख देता हूँ 6 ओम। अब आप देखोगे ये दोनों कैसे हैं आपस में, ये दोनों आपस में, ये 6 ओम वाला और ये 3 ओम वाला कैसे हैं, पैरेलल में है। कैसे, पैरेलल में। पैरेलल में तो 1/6 + 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा आंसर। तो क्या अब सब कुछ लिखने की जरूरत है क्या हमें, ये सब लिखने की जरूरत है? जी नहीं, ये सब जो है ये सब कट गया है, अब इसकी बात ही नहीं करें, इसे भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। इसकी भी वैल्यू अब कितनी हो गई है, 2 ओम हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पैरेलल वाला आ गया था ना एक, उसको जोड़ के मैं टोटल क्या किया, इतना बन गया एक जगह। अब ये तीनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, तो 2 + 0.5 + 0.5 तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा आंसर। सिंपल, बस इसमें क्या कौन सा रॉकेट साइंस था, है? अरे यार इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था बताओ। चलो ठीक है, आ गया तो बहुत बढ़िया। बताओ ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला जल्दी करो, इसको करके छुट्टी करते हैं, मुझे भूख लगी है। हाँ अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द, देखो आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया लेकिन ये समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ तो समझा रहा हूँ, एक बार देखो आराम से। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, आपको क्या फाइंड करना है, R फाइंड करना है। 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर, एक कॉपर का तार है जो कितना किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का कॉपर का तार है, मतलब उसका लेंथ दे रखा है आपको, लेंथ कितना है, 1 किलोमीटर। अब आपको पता होगा कि किलोमीटर, हम लेंथ को मीटर में नापते हैं, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। उस क्वेश्चन में रो की वैल्यू क्या है, किस क्वेश्चन में, रो की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। रो का वैल्यू का आपको बुक में दे रखा हो, एकदम पूरा एकदम बना के टेबल दिया हो, याद करना पड़ता है। और एग्जाम में आपको वो याद करने वाला नहीं आएगा, उसके नीचे लिखा रहेगा कि फलाने की वैल्यू इतनी है, फलाने की वैल्यू इतनी है, वो लिखा रहेगा, जैसे भी बता रहा हूँ अभी। लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 1 किलोमीटर,
1 किलोमीटर को किलोमीटर में नहीं लिखते, इसको मीटर में लिखते हैं। मीटर में लिखते हैं तो 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर लिख सकता हूँ मैं। अब 1000 मीटर बहुत ज़्यादा जीरो जीरो की बात हो जाती है, इसलिए हम इसको 10 के पावर 3 मीटर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। यही चीज़ है, 1 किलोमीटर को आप 1000 मीटर लिखो या फिर 1000 मीटर को आप 10 के पावर 3 मीटर लिखो, बात बराबर है। वही आगे करेंगे हम। चलो ठीक है, ऊपर में डाउट था तो हो गया ना, अब डाउट क्लियर हो गया। चलो देखो इधर ध्यान से, तो आर हमें फाइंड करना है, एल हमें दिया हुआ है। अच्छा, वायर ऑफ रेडियस, एक तार है जिसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आपका कितना, 1 mm। 1 mm इसका क्या है, रेडियस दे रखा है। तो क्या mm में रहने देंगे क्या हम इसको, बताओ, mm में रहने दें, मीटर में बदलना पड़ेगा ना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 1 × 10 के पावर -3। क्यों -3 क्यों, अरे मिलीमीटर में है तो उसको मीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। 1000 जैसे ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 3 होता था, ऊपर गया तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। सिंपल बात है। तो ये आ जाएगा आपका R = इतना। ये हो गया रेडियस। ये जो ये तार है ना, तार का ये जो है ना, ये वाला गोल सा एरिया, ये गोल है, गोल, इस गोल का कुछ ना कुछ एरिया होगा। ये गोलाई है, सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है आपको, रेडियस दे रखा है आपको 1 × 10⁻³ मीटर। सिंपल, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा यूनिट मीटर में होती है इसलिए वो सिंपल बात है, ठीक है। तो इसलिए हमने रेडियस को भी, ये भी मिलीमीटर में था तो इसको हमने क्या किया, मीटर में बदला है और कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, सिंपल बात है। अच्छा, क्या आर, एल और आर के बीच में ये फॉर्मूला है कुछ, बोले भैया कभी पढ़ा ही नहीं, अभी जस्ट पढ़ा था। R = क्या होता है, ρL/A। रो पता है, कितना पता, अच्छा रेसिस्टिविटी आपको दे रखा है, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज दिस, मतलब रो भी दे रखा है आपको। रो कितना दे रखा है, 1.72 × 10 के पावर -8 ओम मीटर। तो अब मैं तुमको बताना चाहूंगा, कहाँ गया वो करम, ये वैल्यूज जो होती है, रेसिस्टिविटी की वैल्यू आपको दे रखी होती है, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, या फिर आपको बुक में यदि पढ़ना चाहो तो उसके अंदर टेबल होता है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे रो आपको दे रखा है यहाँ पे। तो अब बताओ, R = रो भी पता है, L भी पता है, क्या एरिया पता है आपको, एरिया पता है, एरिया पता है, नहीं पता है ना, तो एरिया निकाल नहीं सकते हो क्या, ये सर्कल ही तो है। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr², पढ़ा है कभी πr² मैथ्स में। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, या फिर इसको 3.14 भी हम लिख सकते हैं। जब भाग करोगे ना उसको 7 या 21, 1.0 है ना, इस तरीके 3.14 आएगा। और आर कितना है, आर है आपका रेडियस कितना भाई, 1 × 10 के पावर -3, और उसका क्या कह रहा है, उसका कह रहा है स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो गया, या फिर एरिया की जगह पे आप इसको 3.14 लिख दो और 1 × 10 के पावर -3 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैं यहाँ तक यदि क्लियर है तो इसको मैं कर रहा हूँ, अब आप लोगों के लिए इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जगह है नहीं यहाँ पे, जगह होती तो थोड़ा से बात भी बन सकता है। तो क्या एरिया कैसे निकालेंगे ये समझ में आया आप लोग को, बताओ जरा जल्दी से, एरिया कैसे निकलेगा ये समझ में आएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, एरिया देख लो, एरिया किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना। यहाँ पे हमने क्या किया है, और ये भी गया तो कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मतलब सबको समझ में आया है, मैं ऐसे समझ के चलता हूँ। तो R = क्या हो गया, ρL/A। रो पता है, L भी पता है, एक जगह पे मैंने πr² कर दिया। πr² क्यों किया, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल का एरिया होता है πr²। तो अब देखो R के जगह पे मैंने पुट करता हूँ, अब वैल्यू पुट करनी है बस, सिंपल सा। R = क्या हो गया, रो कितना है, रो दे रखा है 1.72 × 10 के पावर -8। L कितना है, L लेंथ अभी तो निकाला था, 1 किलोमीटर को आप 10 के पावर 3 मीटर भी लिख सकते हो, या फिर 1000 मीटर भी लिख सकते हो, बात बराबर ही है, 10 के पावर 3। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10 के पावर 3, ये वाला। नीचे आपको पता है कि एरिया आपने निकाला πr², तो पाई की वैल्यू होता है 3.14, और R², R कितना था, R था 1 ×
1 इंटू 10 के पावर -3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सिंपल बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर रखा है। अब इसको सॉल्व करना है। मेन चैलेंज यहाँ तक तो सब कर लेते हैं, मेन चैलेंज यहाँ पे आता है। तो अब क्या करना है, अब इससे हमें सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा 5.4 ओम आ भी गया, देखो आंसर। हाँ ये तो दे ही रखा है यहाँ पे 5.47 ओम। ठीक है चलो बढ़िया, तुम्हारा आंसर सही है। फिर देख के मत बता देना भाई, गलत भी होता है कई बार। तो ये क्वेश्चन लास्ट भी कर लेते जल्दी से, फिर छुट्टी कर देंगे। आप लोग भी बोर हो गए होगे। तो यहाँ पे देखो 1.7, ये फालतू फालतू चीज़ों को ऐसे ही रहने दो, पहले पावर वाला काम कर लेते हैं। 10 के पावर -8, 10 के पावर 3, और ये 10 के पावर कितना जाएगा, 10 के पावर 3 दूनी 6 -6, 10 के पावर -6 नीचे आने वाला है, उसको मैं यदि ऊपर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 6, और बाकी नीचे में कितना हो जाएगा 3.14 एज इट इज रह जाएगा। 10 के पावर -6 आने वाला था, 3 2 6 करते ना ऐसे स्क्वायर, तो 3 2 6 -6 हो जाता, लेकिन उसको जैसे ऊपर ले जाओगे तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस को देखना जरूरी है, क्योंकि ये मैंने क्लास में भी कराया था, लेकिन काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आया था। समझ में क्या, फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे आप लोग। चलो कैलकुलेशन किया तुमने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो अब क्या करना है, अब आपको बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 6 3 कितना हो जाता, 6 रुपया और 3 रुपया 9 रुपया, और 8 रुपया कट जाए। ठीक है, तो बचा कितना, 1 ही रुपया बचा ना। तो आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 1.72 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 6 3 9, 9 में से 8 गया तो 1, मतलब 10 के पावर 1, मतलब 10 ही बचा है ना, 10 बचा है। अपॉन में कितना हो जाएगा 3.14। इसको क्या करोगे, गुना कर सकते हो आप 1.72 को 10 से, ये हो जाएगा 17.2, अपॉन में क्या हो जाएगा 3.14। पावर प्लस होगी ऊपर, वेरी गुड, जिसकी वजह से 10 बचेगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देख लेना एक बार। अब यहाँ पे देखो 3.14 दशमलव उड़ेगा, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ पे 1 दशमलव उड़ेगा, यहाँ पे 1 जीरो आएगा, इधर से ये गया, बचा क्या 34 अपन में ये 217। ठीक है छोड़ो इसको, 1720 को आपको क्या करना है 314 को, तो अब इसको करो 2 1 जा 2 1 1 2 5 जा 10 1 4 2 7 जा 14, ये हो जाएगा आपको 2 8 जा 16 और 1 2 2 6 जा 12 और 0 860। तो आप क्या करोगे 860 को आपको क्या करना है इसके साथ भाग देना है, किसके साथ 157 के साथ। अब इसको 5 बार में करोगे ना, 157 को 5 बार में, देखो मैं यहाँ से देख के ही कर रहा हूँ, 157 को जब 5 बार में आप करोगे तो ये कुछ आएगा मतलब भाग कर लेना आप लोग, ये आ जाएगा आपका 5.47 करके आ जाएगा, और यही क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर, दैट इज 5.47 ओम। और करंट का यदि 5.4 आया है तो वो भी सही है, अप्रॉक्स में आप वो भी लिख सकते हो। हाँ ये भी कर सकते हैं, 10 के पावर 6 को ऐसे भी कैंसिल कर सकते थे, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। 6 को 6 से काट देते, 2 बच जाता, 3 में से 2 गया तो 1, सिंपल, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही होगा, आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको क्या करना है कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, तरीका यही होता है। अब देखो पावर जिसको सॉल्व करने आता होगा ना, वो पावर आसानी से कर लेगा सॉल्व, इजी होता, सबसे इजी होता, मस्त तरीका होता है ये पावर वाला। इसके अलावा क्या होता है, बच्चे खुचे तो ये तो आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो, भाग गुना जोड़ घटाओ डेसिमल वगैरह, ये सब तो आपके अपने हाथ के मैल है, आप लोग इसको आसानी से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप लोग भेज सकते हो। ये क्वेश्चन याद रहे, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अंकित ने भेजा था, और इसका क्वेश्चन जो है थोड़ा बढ़िया था, भाई को समझ में आ रहा था, लेकिन इसका दिक्कत क्या था कि इसको ये कैलकुलेशन में ही गड़बड़ी कर रहा था, तो कैलकुलेशन ऐसा कुछ होगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त साथी यार सब लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारा दूसरा चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लें, इसके ऊपर हम आप लोगों के लिए शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्मेट में आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, एक बार क्या मतलब, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो अपने दोस्तों के साथ फैलाओ चैनल को, ठीक है। अरे हॉलीडे होमवर्क करूँ या ना करूँ भाई, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो पढ़ो, बैठ के पढ़ो, क्या दिक्कत है। 2 घंटे, अभी कितने दिन है, छुट्टियाँ हैं, 2 घंटे 3 घंटे यदि आप देते हो टाइम तो आसानी से क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है।
चलो शुभम बाय बाय बाय। तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, करना तो चाहिए भाई। मैं टीचर हो के मना तो नहीं करूँगा कि भाई होमवर्क दे रहे तो मत करो, होमवर्क करो, लेकिन हाँ उतना लोड लेके मत करना। हाँ प्रैक्टिस के तौर पे करना जरूरी है। और एडमिट कार्ड मिल जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए चलते हैं फिर हम, बाय बाय। जो मिला है होमवर्क वो तो करना पड़ेगा ना। इस चैप्टर्स भी समझो जरूरी है, लेकिन वो भी करना जरूरी है, ठीक है, तो करना पड़ेगा। चलिए बाय। मैथ्स का तो और रिवीजन करोगे तो प्रैक्टिस से ही वो बढ़िया होता है।